नव्या मुंबई की सबसे प्रतिष्ठित वास्तुकारों टेक्स में से एक थी। उसकी बनाई इमारतें न केवल शहर की शान थीं, बल्कि कला और आधुनिकता का अद्भुत संगम भी थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इस सफल, आत्मविश्वास से भरी महिला के भीतर एक गहरा खालीपन है। बचपन की अधूरी यादों का एक खोए हुए परिवार का खालीपन। उसका बचपन एक धुंधली तस्वीर जैसा था, जिसमें एक मीठी लोरी की धुन और एक छोटी सी हाथ से बनी गुड़िया का एहसास ही सबसे ज्यादा स्पष्ट था। नव्या अनाथालय में पली बढ़ी थी। उसे बताया गया था कि वह एक भयानक बाढ़ में अपने परिवार से बिछड़ गई थी। बाढ़ ने उसके गांव को तबाह कर दिया था और वह अकेली बची थी, जिसे बचाकर शहर लाया गया था। हर दिवाली, जब पूरा शहर अपने परिवारों के साथ खुशियां मनाता, नव्या अपने पुराने लकड़ी के बक्से में बंद उस लोरी को याद करती, जिसे उसकी मां गाया करती थी। वह धुन उसे कभी कभी रात में सोने भी नहीं देती थी। वह इतनी करीब महसूस होती, फिर भी इतनी दूर। एक दिन नव्या अपने एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में शहर के एक पुराने वृद्धाश्रम गई। यह वृद्धाश्रम आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों के लिए था और नव्या इसे नए सिरे से डिजाइन करने वाली थी। जब वह आश्रम में घूम रही थी, तो उसकी नजर एक कोने में बैठी एक बूढ़ी महिला पर पड़ी। महिला के बाल सफेद थे और चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वह धीरे धीरे कुछ गुनगुना रही थी। नव्या का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। यह वही धुन थी, वही लोरी। उसकी यादों की वह धुंधली धुन आज उसके कानों में स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वह तुरंत उस महिला के पास गई। माई जी, उसने कांपती आवाज में पूछा, आप ये लोरी कहां से जानती हैं? वृद्धा ने अपनी नीली पुरानी आंखों से नव्या को देखा। यह तो मेरी मां मुझे सुनाया करती थी, और मैं अपने बच्चों को। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन लोरी की धुन में वही ममता थी जो नव्या को बचपन से याद थी। नव्या ने अपनी धड़कनों को शांत करते हुए कहा, मेरा नाम नव्या है, मुझे भी यह लोरी याद है। क्या आपको कुछ याद है अपने गांव के बारे में? कोई बड़ी नदी या कोई भयंकर बाढ़? बूढ़ी महिला की आंखों में एक पल को चमक आई, फिर एक उदासी छा गई। बाढ़? हाँ, भयानक बाढ़ आई थी। मेरा गांव, मैं अकेली बची। उसने लंबी सांस ली। एक बेटा था मेरा और एक छोटी बेटी नव्या। नव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रवाहपुर। नव्या की आवाज लगभग कानाफूसी में बदल गई। वृद्धा का हाथ उठा और उसने नव्या के चेहरे को छुआ। मेरी बेटी, मेरी नव्या, तू कहां थी इतने सालों से? उसकी आवाज रुंध गई। वृद्धा की आंखों में अब कोई खालीपन नहीं था, बल्कि मां की अथाह ममता और बिछड़े हुए बच्चे को पाने की खुशी थी। उनकी आंखें डबडबा गईं और उन्होंने नव्या को कसकर गले लगा लिया। नव्या ने पाया कि यह बूढ़ी महिला राधा देवी उसकी अपनी मां थी। किस्मत ने उन्हें दशकों बाद एक वृद्धाश्रम में मिलाया था। राधा देवी ने भी उस बाढ़ के बाद अपनी याददाश्त का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था, लेकिन लोरी की धुन और अपनी बेटी का नाम उनकी आत्मा में बसा हुआ था। नव्या ने अपनी मां को तुरंत अपने आलीशान घर ले आई। वर्षों का खालीपन अब मां के प्यार से भर गया था। मां की उपस्थिति ने नव्या के जीवन को एक नया अर्थ दिया। अपनी मां की खोई हुई याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगी, जैसे जैसे नव्या उसे अपने बचपन की अधूरी कहानियां सुनाती। इस पुनर्मिलन ने नव्या को झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि भारत में ऐसे अनगिनत परिवार होंगे जो आपदाओं, विस्थापन या गरीबी के कारण बिखर गए हैं और अपने प्रियजनों की तलाश में भटक रहे हैं। नव्या ने अपने वास्तुकला फर्म की सफलता को एक नए उद्देश्य की ओर मोड़ा। उसने एक पुनर्मिलान फाउंडेशन की स्थापना की। इस फाउंडेशन का उद्देश्य ऐसे बिछड़े हुए परिवारों को फिर से मिलाने में मदद करना था, खासकर उन लोगों को जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण अलग हुए थे। नव्या ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा इसमें लगाया और तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक डेटाबेस बनाना शुरू किया, जहां लोग अपने खोए हुए परिवार के सदस्यों की जानकारी दर्ज कर सकते थे। उसने स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया और खोज अभियानों का नेतृत्व किया। नव्या अब केवल एक सफल वास्तुकार नहीं थी, बल्कि हजारों परिवारों की आशा थी। उसकी अपनी मां की मुस्कान और उन परिवारों की आंखों में चमक जिन्हें फाउंडेशन ने मिलाया था, नव्या के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई थी।
स्मृति के धागों से बुनी यह कहानी प्रेम, धैर्य और अदम्य मानवीय भावना की जीत थी, जिसने न केवल एक परिवार को जोड़ा, बल्कि अनगिनत अन्य बिछड़े हुए दिलों को भी फिर से धड़कने का अवसर दिया।